Hello students, welcome to All About Civil. Structural Mechanics यूनिट 3 में हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जिसमें कि हमने लोड्स के बारे में पढ़ लिया है कि मेजरली हम डिवाइड कर सकते हैं लोड को हॉरिजॉन्टल लोड, वर्टिकल लोड एंड लॉन्गिट्यूडनल लोड्स में। फिर हमने डिस्कस किया कि किन 6 टाइप के लोड्स हो सकते हैं। तो डेड लोड, इम्पोज्ड लोड्स, विंड लोड्स, स्नो लोड्स, अर्थक्वेक लोड्स एंड स्पेशल लोड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सब डिस्कस कर लिया था और डेड लोड्स के बारे में पढ़ लिया था, और हम पढ़ने जा रहे थे इम्पोज्ड लोड्स के बारे में। डेड लोड को फाइंड करने के लिए हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं कि किसी भी डेड लोड की कितनी वॉल्यूम है और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके यूनिट वेट में। फिर हमने ये टेबल भी देखी थी डेड लोड के लिए, जिसमें ब्रिक मैसनरी, स्टोन मैसनरी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट और टिम्बर, इन सब के यूनिट वेट्स लिखे थे। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे थे इम्पोज्ड लोड्स और लाइव लोड्स। तो वर्टिकल लोड में सबसे पहला डेड लोड हम पढ़ चुके थे। तो वर्टिकल लोड में सेकंड जो आता है वो है इम्पोज्ड लोड्स या फिर लाइव लोड। लाइव लोड इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में। लाइव लोड्स क्या होते हैं? जो कि मूव करते हैं, या तो वो मूवेबल हैं, यानी कि हम उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, या फिर वो मूविंग लोड्स हैं, या तो हम उन्हें मूव करा सकते हैं या फिर वो मूवेबल हैं। अब जिनको मूव करा सकते हैं उसमें आ गया फर्नीचर। आज मन नहीं है तो हमने टेबल चेयर उठा के बाहर रख दिया, तो ये मूवेबल लोड्स हैं, यानी कि हम इनको चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये मूवेबल लोड्स हैं। और दूसरी चीज़ जो मूवेबल है, जैसे कि हम लोग खुद से मूव कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे लोड्स हैं जो कि लाइव हैं, चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ साथ, उसको हम बोलते हैं इम्पोज्ड लोड्स। फिर हमने पढ़ा था कि लाइव लोड्स कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम ये लोड्स चेंज होते रहते हैं, और इन लोड्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल होती है। These loads are to be suitably assumed by the designer. डिज़ाइनर के द्वारा इन लोड्स को suitably डिज़ाइन किया जाता है, और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लोड्स होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें फिक्स करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम प्रॉपर एस्टिमेट लेकर बिल्डिंग को डिज़ाइन नहीं करेंगे और कैपेसिटी से ज़्यादा लोग आ गए तो हमारा स्ट्रक्चर फेल कर सकता है, और स्ट्रक्चर फेल का मतलब बहुत सारे लोगों की लाइफ को खतरा। तो हम प्रॉपरली कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं लाइव लोड को देखकर। अब जो कोड है, कोड अलग अलग बिल्डिंग के लिए अलग अलग लाइव लोड को बताता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि कोड वैल्यू बताता है लाइव लोड्स की रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। अब उसके अंदर चाहे ड्वेलिंग हाउस हो, चाहे होटल्स हों, चाहे हॉस्टल्स हों, बॉयलर्स हों, रूम्स हो, प्लांट रूम्स हो, या फिर गैराज हो, यानी कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि रेजिडेंशियल हो। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए अलग से स्पेसिफाइड है कि आपको लाइव लोड की वैल्यू कितनी कंसिडर करनी है। उसके बाद एजुकेशनल बिल्डिंग्स में भी हम पूरा कंसिडर करते हैं कि कितनी हम पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए। कोई स्कूल बना रहे हैं तो उसमें हर एक रूम के लिए कितनी कैपेसिटी कंसिडर करनी है। असेंबली हॉल है तो वहाँ के लिए कितनी कैपेसिटी, तो ये प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, यानी कि बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे कि कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी, असेंबली बिल्डिंग्स, बिजनेस एंड ऑफिस बिल्डिंग्स, मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स एंड स्टोरेज रूम्स। अब जो कोड है, कोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए
हर एक वैल्यू बताता है कंसंट्रेटेड लोड। अब जो फ्लोर स्लैब्स हैं या तो हम उसमें यूडीएल ले सकते हैं या फिर कॉन्सनट्रेटेड लोड्स, जो भी ज़्यादा होगा। सपोज किसी भी स्ट्रक्चर को एक लग रहा है 100 का लोड और एक लग रहा है 130 का लोड, हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो कि इस लोड को बियर कर सके। तो हम डिज़ाइन किसके अकॉर्डिंग करेंगे? अगर हमने 100 के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर दिया तो जब 130 न्यूटन किलो न्यूटन वाला लोड उस पर पड़ेगा तो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो हमेशा हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिज़ाइन करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिज़ाइन करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कभी भी फेल नहीं होगा। तो जो भी मैक्सिमम होती है उस वैल्यू के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। जैसे फ्लोर स्लैब्स, हम यूडीएल भी हमारे पास होता है और कंसंट्रेटेड लोड भी होता है। तो इनमें से जो भी मैक्सिमम हो उसके लिए डिज़ाइन कर देते हैं। बाकी जो दूसरे वाला है उसके लिए तो स्ट्रक्चर सेफ हो ही जाता है खुद से। देखो, क्योंकि जो 130 न्यूटन को झेल सकता है वो 100 को तो झेल ही झेल लेगा। तो हमेशा मैक्सिमम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। The floor slabs have to be designed to carry either uniformly distributed loads or concentrated loads, whichever produce greater stresses in the part under consideration. अब वैसे फ्लोर स्लैब्स जिनमें यूडीएल भी लगता है और कंसनट्रेटेड लोड्स भी लग रहे हैं, तो ऐसे में जो ज़्यादा स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करेंगे हम उसके लिए डिज़ाइन करेंगे। Since it is unlikely that any one particular time all floors will not be simultaneously carrying maximum loading, the code permits some reduction in imposed loads in designing columns, load bearing walls, piers, supports and foundation. अब कुछ स्ट्रक्चर्स में कोड कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देता है क्योंकि सारे लोड्स एक साथ अप्लाई नहीं होते। जब सब लोड्स एक साथ अप्लाई नहीं हो रहे हैं तो हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन बाकी चीज़ों में ले सकते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू को बियर करवाना है। वो मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रक्चर बियर कर लेगा। However, in a multi-storied buildings, chances of full imposed loads acting simultaneously on all floors is very rare. अब कोई भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, कोई बहुमंजिला इमारत है, तो उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि फुल इम्पोज लोड्स लग रहे हैं, यानी कि सारे लोड्स लग रहे हैं हर फ्लोर पे। ऐसा नहीं होता। हैंस द कोड मेक्स प्रोविजन फॉर रिडक्शन ऑफ लोड्स इन डिज़ाइनिंग कॉलम्स। अब हर एक फ्लोर पे पर्टिकुलर वैल्यू होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप छत पे भी मशीनरी लगा लोगे, छत का भी पूरा एरिया यूटिलाइज कर लोगे, तो हर एक फ्लोर सेम नहीं हो सकता, सेम लोडेड नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कॉलम्स में थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन कॉलम में और लोड बियरिंग वॉल्स में, सपोर्ट्स में प्रोवाइड कर देते हैं। अब देखो, नंबर ऑफ फ्लोर्स इंक्लूडिंग द रूफ टू बी कैरिड बाय मेंबर अंडर कंसिडरेशन। अब इसमें क्या लिखा है? एक साइड हमारे पास है नंबर ऑफ फ्लोर्स टू बी कैरिड बाय मेंबर अंडर कंसिडरेशन, यानी कि कोई भी मेंबर है, कॉलम है या बीम है, तो उस पर कितने फ्लोर्स टिके हुए हैं ये हम फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं। और जो सेकंड है, सेकंड कॉलम में है कि कितना टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड उस पर लगता है। अगर हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं कि एक फ्लोर का लोड उस पर आ रहा है तो रिडक्शन कितना होगा? 0। अगर 2 फ्लोर्स का लोड आ रहा है तो रिडक्शन 10% होगा। 3 नंबर ऑफ फ्लोर्स का लोड पड़ रहा है तो रिडक्शन हम कर देंगे 20%। 4 फ्लोर्स हैं तो हम रिडक्शन कर देंगे 30%। और 5 to 10 नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं तो हम 40% तक रिड्यूस कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि सेम लोडेड हर फ्लोर नहीं हो सकता बिल्कुल। तो हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो डिज़ाइन करते ही हैं, लेकिन कुछ रिलैक्सेशन ले लेते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कोड बोल रहा है। और ओवर 10, अगर 10 से ज़्यादा फ्लोर्स हैं
तो हम कितना रिडक्शन लेते हैं, 50%। तो ये अब पढ़ा है हमने लाइव लोड और इम्पोज्ड लोड्स के लिए। दो लोड्स हम स्टडी कर चुके हैं, डेड लोड और इम्पोज्ड या लाइव लोड। थर्ड पढ़ते हैं विंड लोड्स। विंड लोड इज प्राइमरली हॉरिजॉन्टल लोड। अब विंड लोड बेसिकली अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि सबसे शुरुआत में हमने एक फिगर देखी थी जिसमें वर्टिकल लोड्स कौन कौन से थे, लाइव लोड था, डेड लोड था और स्नो जो गिरी थी उसका लोड था। तो ये तीनों वर्टिकल लोड्स थे और बाकी विंड का लोड हमने कंसिडर किया था हॉरिजॉन्टल। तो विंड लोड बेसिकली हॉरिजॉन्टल लोड होता है, कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ एयर रिलेटिव टू अर्थ। अब हवा चलती है, हवा ऊपर से नीचे नहीं चलती ना, डायरेक्शन में चलती है, नॉर्थ से साउथ चल रही है, ईस्ट से वेस्ट चल रही है, तो इस टाइप में हॉरिजॉन्टली चलती है बिल्डिंग्स के। तो हॉरिजॉन्टल चलेगी तो विंड लोड हॉरिजॉन्टल लगती है। Wind load is required to be considered in structural design, especially when the health of the building exceeds 2 times the dimension transverse to the exposed wind surface। अब स्पेशली हम विंड लोड कब कंसिडर करते हैं, जब हमें बिल्डिंग को अच्छे से मेंटेन करना होता है और बिल्डिंग 2 टाइम्स ज़्यादा होती है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, यानी कि लेंथ बिल्डिंग की ज़्यादा होती है। अब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन यानी कि आपके घर का एरिया जितना एरिया वाला पोर्शन फ्रंट से आपकी कितने लेंथ आ रही है, तो वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। और लॉन्गिट्यूडनल की आपकी बिल्डिंग में कितनी स्टोरीज हैं, तो लेंथ बढ़ जाएगी। अगर लेंथ 2 टाइम्स है आपकी लेंथ के बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है और लेंथ कम है, तो इन केसेस में हम विंड लोड को कंसिडर करते हैं। For low-rise building, say up to 4 to 5 stories, the wind load is not critical because the moment of resistance provided by the continuity of the floor system to column connection and walls provided between the columns are sufficient to accommodate the effect of these forces। अब जो बिल्डिंग्स छोटी होती हैं यानी कि ज़्यादा ऊंची इमारतें नहीं होती हैं, जैसे कि 4 to 5 स्टोरीज, तो यहाँ पर विंड लोड ज़्यादा नहीं लगता है। विंड लोड लगता है 5 मंजिल से ज़्यादा वाले में, 5-6 मंजिला जिसमें स्ट्रक्चर बना होता है। अब इसमें विंड लोड क्यों नहीं लगता है छोटे बिल्डिंग्स में, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे आया, क्योंकि पूरी बिल्डिंग कॉलम से जुड़ी है, फाउंडेशन से जुड़ी है, तो पूरा एक फ्लोर सिस्टम बन गया है। तो ये किसी भी हवा को, तेज़ हवा को रेजिस्ट कर देता है, क्योंकि कॉलम जो कनेक्टेड है और फ्लोर्स के साथ कनेक्टेड है, फाउंडेशन के साथ कनेक्टेड है, तो ये एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, यानी कि एक ऐसी फोर्स बना लेते हैं, बांध लेते हैं आपस में खुद को कि बाहर से चलने वाली हवा बिल्डिंग पर असर नहीं डालती है। आर सफिशिएंट टू एकोमोडेट द इफेक्ट्स ऑफ दीज फोर्सेस, यानी कि जितनी भी ये फोर्सेस प्रेजेंट हैं, विंड फोर्सेस, ये स्ट्रक्चर को नहीं बिगाड़ सकती जब तक कॉलम्स और बिल्डिंग के फ्लोर सिस्टम में कनेक्शन स्टैब्लिश है, कनेक्शन बना हुआ है। फर्दर इन लिमिट स्टेट मेथड द फैक्टर फॉर डिज़ाइन लोड इज रिड्यूस्ड टू 1.2। अब हम लिमिट स्टेट मेथड में क्या करते हैं, जो फैक्टर ऑफ डिज़ाइन लोड है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं 1.2 DL डेड लोड, LL live load plus WL wind load when wind is considered as against the factor of 1.5 DL plus LL dead load plus live load when wind is not considered। अब इसमें क्या बात लिखी है, ये लिमिट स्टेट मेथड डिज़ाइनिंग के अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि WSM, वर्किंग स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड और अल्टीमेट डिज़ाइन मेथड। तो ये अलग अलग मेथड्स होते हैं बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के।
ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो जब लिमिट स्टेट मेथड से हम बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं तो जो हम डिज़ाइन लोड के लिए फैक्टर लेते हैं उसको हम कम कर देते हैं, और कितना लेते हैं 1.2 इंटू डेड लोड, लाइव लोड प्लस विंड लोड, जब हम विंड को कंसीडर करते हैं। और जब विंड को कंसीडर हम नहीं करेंगे तो हम कितना ले लेते हैं इस फैक्टर को, तब हम लेते हैं 1.5 इंटू DL प्लस LL, यानी कि डेड लोड प्लस लाइव लोड इंटू 1.5। अगर विंड को कंसीडर कर रहे हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाता है 1.2 इंटू DL प्लस LL प्लस WL, और अगर विंड को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो ये होता है 1.5 इंटू DL प्लस LL। The horizontal forces exerted by the components of winds is to be kept in mind while designing is the building। जब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगती हैं किसी भी बिल्डिंग पर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हमें बिल्डिंग का डिज़ाइन देखना ज़रूरी हो जाता है। अगर सपोज़ वर्टिकल लोड्स ही हमें देखना है तो फिर हम अच्छा मटेरियल लगा के उसको लोड को बियर करने की क्षमता बिल्डिंग में प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लोड्स भी लग रहे हैं तो हमें बिल्डिंग को ध्यानपूर्वक डिज़ाइन करना पड़ेगा। द कैलकुलेशन ऑफ विंड लोड्स डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर्स। अब जो ये विंड लोड का फैक्टर है, विंड लोड कितना लेना है, ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पर। पहला फैक्टर है वेलोसिटी ऑफ विंड, कि विंड की वेलोसिटी क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि अगर बहुत धीरे धीरे हवा है तो हमें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हवा बहुत तेज़ चल रही है तो ज़रूर हमें फ़र्क पड़ेगा। तो पहला फैक्टर है वेलोसिटी ऑफ विंड, और दूसरा फैक्टर है साइज़ ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बात है, अगर हमारी बिल्डिंग छोटी सी है तो हवा इधर या उधर से पास हो जाएगी, लेकिन अगर हमारी बिल्डिंग ही बहुत बड़ी है तो हवा को जाने का, पास होने का रास्ता नहीं मिलेगा और वो बिल्डिंग पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो विंड लोड के लिए 2 फैक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। 2 फैक्टर्स कौन से हैं? वेलोसिटी ऑफ विंड और साइज ऑफ द बिल्डिंग। कंप्लीट डिटेल्स ऑफ कैलकुलेटिंग विंड लोड ऑन स्ट्रक्चर्स आर गिवन बिलो। एक टेबल है हमारे पास जिसमें कि पूरे स्टेप्स दिए गए हैं कि कैसे हम विंड लोड को कैलकुलेट करते हैं, और ये हमने कहाँ से पढ़ा है? ये पढ़ा है IS 875 1987 पार्ट 3। ये कोड के अलग अलग नाम होते हैं। यूजिंग कलर कोड बेसिक विंड प्रेशर VB इज शोन इन अ मैप ऑफ इंडिया। अब देखो, एक बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत है। जैसे हम हर टाइप के लोड्स डिसाइड करेंगे। अभी तक सिर्फ हमें इतना पता था कि लाइव लोड है, डेड लोड है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि विंड जो इतनी धीरे धीरे से हवा चलती है ये भी बिल्डिंग पर असर डालती है, तो हमें इसके लिए भी डिज़ाइन करना पड़ता है। अब इसके लिए हमने कोड से पढ़ा कि हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो कोड ने बोला कि आपको एक VB फैक्टर की ज़रूरत है। VB फैक्टर क्या होता है? VB होता है बेसिक विंड प्रेशर, यानी कि एक पूरा इंडिया का मैप बना है, उसमें अलग अलग कलर्स से शो कर रखे हैं अलग अलग पार्ट्स। जैसे उत्तर प्रदेश में कहीं पर कुछ कलर, कहीं पर कुछ कलर, ईस्ट का कुछ और कलर, वेस्ट का कुछ और कलर, ऐसे ही फिर हम चले गए उत्तराखंड में कुछ और कलर, दिल्ली में, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, तो सब जगह अलग अलग। तो ये अलग अलग कलर क्या शो करता है? ये शो करता है बेसिक विंड प्रेशर, कि वहाँ पर विंड प्रेशर नॉर्मली कितना है, एवरेज विंड प्रेशर क्या रहता है। तो हमने उस कलर कोड से फाइंड कर लिया जिस एरिया का हमें फाइंड करना है। जैसे हमें सपोज दिल्ली का फाइंड करना है, कैपिटल का अपनी, तो हमने दिल्ली के लिए उठाया मैप, देखा कि दिल्ली में कौन सा कलर आ रहा है जिस एरिया में हमें बिल्डिंग बनानी है। तो हमने वहाँ पर कलर कोड देखा और कलर कोड से फाइंड आउट कर लिया कि वहाँ पर विंड का प्रेशर कितना है, बेसिक विंड प्रेशर क्या है। तो हमने VB की वैल्यू फाइंड कर ली। डिज़ाइनर कैन पिक अप द वैल्यू ऑफ VB डिपेंडिंग अपॉन द लोकेलिटी ऑफ बिल्डिंग। बिल्कुल सही बात है। हम जहाँ पर बिल्डिंग बनाएंगे
उस लोकेशन को देख लेंगे और उस लोकेशन के बेसिस पर हम VB फाइंड कर सकते हैं। टू गेट द डिज़ाइन विंड वेलोसिटी VZ होता है डिज़ाइन विंड वेलोसिटी, इसको फाइंड करने के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। अब ये एक्सप्रेशन कौन सा है? ये एक्सप्रेशन है VZ इज इक्वल्स टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू VB। अब तक हमें बस VB पता था, VB था बेसिक विंड प्रेशर, ये हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमारे पास 3 और फैक्टर्स हैं जिनका नाम है K1, K2, K3। अब देखते हैं K1, K2, K3 ये क्या क्या है। तो K1 होता है रिस्क कॉफिशिएंट। रिस्क कॉफिशिएंट की वैल्यू भी हमें कोड में मिल जाती है और आपके पास जब क्वेश्चन करने के लिए आएगा तो आपको क्वेश्चन में K1 की वैल्यू प्रोवाइडेड होगी, नहीं तो कोड में तो ऑलरेडी है ही। तो K1 होता है रिस्क कॉफिशिएंट। K2 होता है कॉफिशिएंट बेस्ड ऑन टेरेन। टेरेन का मीन्स होता है कि कहाँ पर कैसा एरिया है, प्लेन्स है, रोलर है, किस टाइप का एरिया है। अब कैसा टेरेन है आपका, हाइट क्या है, स्ट्रक्चर का साइज़ क्या है, ये सब कुछ चीज़ों के बेसिस पे हम K2 फाइंड करते हैं। टेरेन कैसा है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, जो भी हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उस स्ट्रक्चर का साइज़ क्या है, कितनी उसकी हाइट है, कितने विड्थ है, कितने लेंथ है, तो ये सब कुछ चीज़ें हम फाइंड कर लेंगे K2 के लिए। और K3 होता है टोपोग्राफी फैक्टर। टोपोग्राफी मीन्स हमारा कौन से एरिया में लाई कर रहा है, यानी कि कौन सा एरिया हमारा है। तो K3 द डिज़ाइन विंड प्रेशर इज गिवन बाय PZ इज इक्वल्स टू 0.6 VZ का स्क्वायर। अब हम डिज़ाइन विंड प्रेशर को इस फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, 0.6 VZ का स्क्वायर। VZ हमने फाइंड किया है डिज़ाइन विंड वेलोसिटी, तो डिज़ाइन विंड वेलोसिटी VZ से आया K1, K2, K3 इंटू VB। K1 है रिस्क कॉफिशिएंट, K2 है कॉफिशिएंट बेस्ड ऑन टेरेन, हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज, और K3 है टोपोग्राफी फैक्टर। विंड प्रेशर निकालने के बाद हमने यहाँ से निकाला है डिज़ाइन विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी निकालने के बाद हम यहाँ से विंड प्रेशर फाइंड कर लेंगे। विंड प्रेशर का फॉर्मूला है PZ इज इक्वल्स टू 0.6 VZ का स्क्वायर। VZ अभी हमने ऊपर फाइंड किया K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू VB, तो VZ की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी और उसका स्क्वायर कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 0.6 से, तो हमारे पास आ गया डिज़ाइन विंड प्रेशर। तो डिज़ाइन विंड प्रेशर वैल्यू हमारी आती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये प्रेशर है। एट हाइट Z हाइट पर ये प्रेशर लगता है, और VZ हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये स्पीड है। अप टू अ हाइट ऑफ 30 मीटर द विंड प्रेशर इज कंसीडर्ड टू एक्ट यूनिफॉर्मली। हम मानते हैं कि 30 मीटर तक विंड प्रेशर यूनिफॉर्म होता है, यानी कि सेम होता है। लेकिन हम जैसे ही 30 मीटर से ऊपर जाते हैं तो विंड प्रेशर अलग हो जाता है, क्योंकि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो प्रेशर अलग अलग वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। इस बार जब पहाड़ों पे जाओगे तो नोटिस करना कान बार बार बंद होते रहते हैं, क्योंकि प्रेशर ऊपर जाते जाते चेंज होता रहता है। तो हमने आज डिस्कस किया है विंड प्रेशर, विंड लोड कवर कर चुके थे हम, डेड लोड और लाइव लोड लास्ट लेक्चर में ही। विंड लोड हमने डिटेल में डिस्कस किया कि विंड लोड बेसिकली हॉरिजॉन्टल लोड है जो कि किसी भी बिल्डिंग पर लगता है। 4 to 5 स्टोरीज तक सही रहता है, लेकिन 4 to 5 स्टोरीज से अगर ज़्यादा होता है तो हमें विंड लोड के अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन करना पड़ता है। अब विंड लोड अगर हम कंसिडर करते हैं तो हम सेफ्टी फैक्टर को लेते हैं 1.2 इंटू DL प्लस LL प्लस WL, और अगर हम बिना विंड लोड के कंसिडर करते हैं तो हम लेते हैं वैल्यू 1.5 DL प्लस LL। उसके बाद हमने डिस्कस किया
कि विंड वेलोसिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो विंड वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए सिंपल फॉर्मूला K1 K2 K3 इंटू VB। K1 K2 K3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में मिलेगी, नहीं तो कोड में अवेलेबल है। और VB होता है कि कितना विंड का प्रेशर है किसी पर्टिकुलर एरिया में, जो कि हमें कोड से पता चल जाता है, जो कि इंडिया में हर एक जगह के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं विंड वेलोसिटी, और विंड वेलोसिटी से हम फाइंड कर लेते हैं विंड का प्रेशर। तो विंड प्रेशर यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, और इसके बाद हम इस फैक्टर को अप्लाई कर लेते हैं अपने डिज़ाइनिंग में। तो आज हम विंड लोड डीपली डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी लोड्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।